अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जहाँ एक तरफ मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने में सौम सलात के साथ बाजारों को सजाने में लगा हुआ है, वही फिरका परस्त अमन को बर्बाद करने की साजिशों में मुलविस है। मुसलमानों के कारोबार का बायकॉट हलाल गोश्त की बजाय झटका गोश्त की सख्ती और मजीद ताज्जुब यह है कि इस पर भी रियासत कर्नाटक की हुकूमत सोचो फिक्र कर रही है कि झटका गोश्त पर कानून लाया जाए या नहीं और किस तरह से इस कानून को नाफिज किया जाए। बच्चों को हिजाब मामले को लेकर तालीम हासिल करने से रोका गया तो और भी आगे बढ़ते हुए भगवत गीता का पाठ अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। एक तरफ हिजाब मजहबी पहचान कहते हुए किसी तरह मजहबी पहचान की तालीमी इदारों में जरूरत नहीं है कहना, और दूसरी तरफ भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ने का फैसला लेना अजीब लगता है। अब इस पर भी दुनिया भर के कई ममालिक भी दखल देने लगे हैं, खासकर मुस्लिम ममालिक जहां लाखों लोग मुलाजिमत के जरिए रुपया कमाते हैं और मुल्क हिंद की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार भी निभाते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था कि एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि रमजान के बाद भारत की हुकूमत को मुस्लिम देशों की जानिब से हिदायत दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती या फिर इनका समाजी बायकॉट करने की वारदातों में इजाफा होता है तो मजबूरन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले हिंदुओं पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिलहाल ये बात यूएई की शहजादी हिंद अल कासिम ने की है। इससे पहले भी वर्ल्ड इस्लामिक काउंसिल ने भारत को इशारा देते हुए कहा था, जब एक अरसे से मुख्तलिफ मज़ाहिब धर्म मुल्कों के लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं यानी कि दिगर ममालिक में और इन्हें तमाम तरह की सहूलतों के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाता है, तो भारत सरकार फिरका परस्तों को खुली छूट क्यों दे रखी है। लिहाजा मुसलमानों पर मजालिम ढाना बंद करे, वरना कार्रवाई यहां पर भी करनी पड़ेगी। खैर, अब इस मामले पर तबसरे बहस तो जारी है। इसके बावजूद भी रोजाना किसी न किसी तरीके से गरीब ताजिर ठेले वाले दिहाड़ी मजदूर पेशा मुसलमानों को परेशान करने की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। रमजान का महीना जारी है, कुछ लोग इबादतों में तो अक्सर तिजारत कारोबार दुकानों बाजारों को सजाने में लगे हुए। पिछले 2 साल रमजान महीना कोरोना के नजर हुआ, तब भी किसी तरह कोरोना में मुसलमानों को ही निशाना बनाते हुए खासकर तबलीग जमात की आड़ में मुस्लिम समाज को इस वबा के लिए जिम्मेदार ठहराकर नफरती माहौल को बनाने की मुकम्मल कोशिश की गई, जिसमें कोरोना जिहाद तक कहा गया। गोद मीडिया ने नफरत फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, एक और बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि इस कोरोना आड़ में पीएम केयर फंड के जरिए करोड़ों रुपए हजम किए गए, जिसका हिसाब किताब ही ना मिला। खैर, अब जो अहम बात है वो है वैक्सीन की। जो वैक्सीन ढोल ताशे बजाकर वैक्सीन मंगवाई गई थी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए कई सेंटर्स बनाए गए। दुनिया भर वैक्सीन की सप्लाई भारत की तरफ से होने की भी बात कहते हुए आज भी मोबाइल पर कितने करोड़ वैक्सीन लगाए हैं बताया जाता है। आज भी वैक्सीन के 2 डोज नहीं तो दाखिला देने से इनकार किया जाता है। अब तो बच्चों को भी इम्तिहान देने पर रोका जाता है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो। पर अब खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO के नाम से मशहूर है, कोवैक्सीन को ही बाहर करते हुए इसे रद्द कर दिया गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? आखिर WHO ने किस बुनियाद पर इसे रद्द किया और इसकी वजह क्या है? और अगर ये वाकई कारगर नहीं थी तो इसे पहले मंजूरी क्यों दी गई थी? आखिर किन खामियों की वजह से कोवैक्सीन को रद्द किया गया? वाज़ह रहे कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूरी तरह से भारतीय है और इसकी खूब इश्तिहारबाजी मोदी हुकूमत की जानिब से की गई, पर अब अचानक इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खामियां दिखाते हुए इसे बाहर कर दिया गया, ऐसा कहा गया। पर जिन्होंने भी अब तक ये वैक्सीन ली हुई है जो कोवैक्सीन है, अब इनके बारे में क्या, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से करते हुए इस पर डर का भी इजहार किया जा रहा है कि कहीं लेने वालों को किसी तरह का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि आम लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए कतार लगाकर जैसे आब हयात हासिल हुई हो, ऐसे जो है एक दूसरे को इसकी तबलीग करते हुए ली थी। खैर, अब इसे बाहर निकालना और इसके नुकसानात पर अंदेशे के कई सारे बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लिहाजा भारत सरकार को इस पर आवाम को सफाई देने में काफी मुश्किलें हो सकती है। अब सवाल भारत सरकार से करना कोई मामूली बात तो है नहीं, क्योंकि यहां सत्ता से सवाल करना गोया जुर्म है और देशद्रोह भी कहा जा सकता है। अब इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी गोदी मीडिया खामोश है और कोवैक्सीन के झटके से ज्यादा झटका गोश्त पर तबसरा किया जा रहा है। लिहाजा आज की इस मौजू पर तबसरा करने से पहले कल के यती नरसिम्हानंद का जिक्र भी जरूरी है। डासना मंदिर के यती नरसिम्हानंद ने फिर अपना जहरीला बयान देते हुए मुसलमानों के खिलाफ हर हिंदू को हथियार रखने की बात की है और कहा कि भारत में हिंदू महफूज नहीं है। काफी तवील बयान दिया है। इस पर पुलिस कार्रवाई किस हद तक करती है समझ में नहीं आता। साथ में करोली फसाद का भी जिक्र जरूरी होता है। मतलब सारी खबरों को सिलसिलेवार बताने की कोशिश कर रहा हूं। करोली राजस्थान में मुस्लिम इलाके से जानबूझकर हिंदुत्ववादियों की जानिब से जुलूस निकाला गया और रमजान की तैयारियों में लगाई गई दुकानों को आग लगाने की खबर हासिल हुई है। पूरी तरह से बाजार को नजर आतिश करने की भी बात कही जा रही है। आखिर इंतजामिया इन मोहल्लों से
इन हिंदुत्ववादियों को जुलूस निकालने की इजाजत देता क्यों है, समझ में नहीं आता। मतलब मजहब की आड़ में एक समाज को निशाना बनाने के मंसूबों को समझने की जरूरत है। करौली राजस्थान में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस मुखालिफ नारेबाजी की गई और इंतजामिया की मौजूदगी में आगजनी की गई। मतलब पहले से ही तैयारी के साथ फसादात को अंजाम दिए जाते हैं, जैसे इससे पहले भी हमने देखा है। लिहाजा महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, लोकतंत्र पर कोई सवाल न पूछा जाए और इसके लिए यकीनन धर्म की आड़ में दिशा मोड़ दिया जाता है और यही हर रोज हो रहा है। और यह बिल्कुल कारगर नुस्खा भाजपाइया या हिंदुत्ववादियों के हाथ लग चुका है। पर सबसे बड़ी खबर के तौर पर कोवैक्सीन को WHO की जानिब से रद्द करना देखा जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा सवाल है और करोड़ों लोगों ने इस कोवैक्सीन को लिया है। भारत सरकार के साथ WHO को भी पूछना होगा कि पहले मंजूरी किस बुनियाद पर दी गई और अब क्यों रद्द कर दिया गया। अब कुछ खामियां हैं तो क्या इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार ठहराई जाएगी। रमजान महीने की शुरुआत में महंगाई, बेरोजगारी के साथ हिंदू मुस्लिम नफरत और अब कोवैक्सीन को बाहर करना अहम तबसरे के तौर पर इसका जिक्र जरूरी था, जो हमने किया है। अब मकान में आग लग गई, वो लगी सामने वाले में, सब बड़ी बड़ी सब जल गई। चूड़ी की दुकान है, चूड़ी की, मुसलमानों की है। ये जान तो इन्होंने लगाई होगी, दरवाजा लगा दे। आज बेलगाम कांग्रेस की जानिब से भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, महंगाई पर काबू पाने में नाकाम ठहराते हुए एहतजाज किया गया। ग्रामीण की MLA लक्ष्मी बाड़कर की क़यादत में आज का एहतजाज किया गया और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम होकर धन की सियासत का इल्जाम भी लगाया गया। इस वक्त बेलगाम कांग्रेस सदर विनय नवलगट्टी के साथ दीगर कांग्रेस कायद मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. 40% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಡವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಂತ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಶಾಂತಿ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಬಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ, 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಂತೂ 109 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 200 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದರ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಈ ಕರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಸಾಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಟೋ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ? ಅವನು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 300ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾವೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ BJPಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರೂರಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿನಯ್ ನಾವಲ್ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.